दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे निवेदन है कि आपने इस चैनल पर कोई भी वीडियो पूरा देखा हो या ना देखा हो, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना और आप कोशिश करना कि आप इसको अच्छे से समझ सको। दोस्तों, पति को फैमिली कोर्ट में जो पत्नी के वकील होते हैं वह किस प्रकार दबाव बनाते हैं और उनका दबाव बनाने का क्या तरीका है और वह कैसे फंसाने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार की साजिश होती है, एक ऐसी चाल होती है जिसको आपको बहुत ही पहले पता चलना चाहिए। यदि उनकी ये चाल कामयाब हो जाती है तो पति ने जितने भी केस फाइल किए होते हैं, जिनमें मुख्य केस तलाक का केस होता है, उसमें देरी होने की संभावना पूरी होती है, बहुत मुश्किल होती है। फिर तलाक का केस अटक जाता है या फिर खारिज हो जाता है या फिर उसको रिस्टोर कराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से समझना। यह आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। ये इस प्रकार का एक कंटेंट है और कई लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम जो बता रहे हैं, हम इस वीडियो के 2 भाग बनाएंगे। ये इसका पहला भाग है, आप इसको अच्छे से समझना। वर्ष 2022 में यह देखने में आया है कि दहेज का केस बाद में दर्ज होता है या वो दर्ज नहीं होता है, लेकिन गुजारा भत्ता का जो प्रार्थना पत्र है वह ज़रूर होता है। पत्नी की तरफ से जानबूझकर प्रक्रियात्मक देरी की जाती है। गुजारा भत्ता के केस में प्रक्रियात्मक देरी की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको या तो नोटिस बहुत देर से मिलेगा या फिर वह अदालत में उपस्थिति नहीं देगी, शपथ पत्र पेश नहीं करेगी, जैसे रजनीश बनाम नेहा में कहा गया है। दस्तावेज जो भी हो, जैसे अन्य कोई दस्तावेज होते हैं, वो जानबूझ के पेश नहीं करेंगे। ये जो प्रक्रियात्मक देरी है, यह अंतरिम भरण पोषण का जो प्रार्थना पत्र है उस स्तर पे भी हो सकती है या फिर मूल जो प्रार्थना पत्र होता है उसमें भी हो सकती है। और यह घरेलू हिंसा 125 CRPC या वो सभी मामले जिनमें गुजारा भत्ता मांगा जाता है, उन सब में ये लागू है। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि अंतरिम गुजारा भत्ता का प्रार्थना पत्र देर से पेश करना या मूल कार्यवाही में उसका नोटिस तामील करवा कर विलम्ब कारित करना। दोस्तों, आपने कई बार ये देखा होगा कि लड़की के वकील द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जाता है कि उनको गुजारा भत्ता चाहिए, लेकिन जैसे ही नोटिस हस्बैंड को मिलता है और वह अदालत में उपस्थित होता है तो उस समय पर अंतरिम गुजारा भत्ता का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जाता है कि सर, हमें तो अंतरिम गुजारा भत्ता भी चाहिए, हम ये प्रार्थना पत्र लगाना ही भूल गए थे। बीच में फिर ये होता है कि फ़ाइल को मीडिएशन में भेजने की कोशिश होती है कि फ़ाइल को मीडिएशन में 2-3 महीने और देर किया जाए। काफ़ी समय गुजर जाता है, प्रार्थना पत्र पेश किए हुए 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर जाता है। तो फिर अचानक लड़की पक्ष जल्दबाजी दिखाता है कि सर, कोर्ट बहुत देरी कर रहा है, जल्दी से जल्दी गुजारा भत्ता आदेश कर दिया जाए, या इस फाइल को निपटाने में इतना देरी क्यों लग रहा है। असल में ये जितना भी हमने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, यह एक चाल है। यदि आपके केस में इस प्रकार की कोई भी देरी हो रही है तो आप सावधान हो जाएं, आपको फंसाने की कोशिश है। तो दोस्तों, अब आप आगे देखिए कि इसका परिणाम क्या होता है। फिर प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से गुजारा भत्ता देने का अंतरिम आदेश हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जो फैमिली कोर्ट हो या घरेलू हिंसा में हो, अंतरिम गुजारा भत्ता का प्रार्थना पत्र डिसाइड होता है। और जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से तय होता है, तो वो आदेश होने के बाद उसका एरियर बनता है। जब ये आदेश होता है तो इस दौरान का समय अंतराल 1 साल से अधिक का हो जाता है। दोस्तों, जब ये अंतरिम भरण पोषण आदेश होता है तो जो एरियर बनता है वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय का होता है, और जितना हर महीने का आदेश हुआ है उस हिसाब से पूरे समय का, जब प्रार्थना पत्र पेश किया था तब से लेके और आदेश होने तक का बहुत ज़्यादा एरियर बन जाता है। जैसा कि आदेश हुआ है, उस आदेश के अनुसार वसूली प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से आदेश की दिनांक तक का लगता है, जो 12 महीने से अधिक माह तक का भी होता है। दोस्तों, आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जब आपका अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो जाता है तो जो पहली वसूली है वो 12 महीने से ज़्यादा की भी लग सकती है। यदि आदेश 15 महीने, 20 महीने, 25 महीने का भी हुआ है तो जो पहली वसूली है वो आदेश होने की तारीख तक और प्रार्थना पत्र पेश होने की तारीख से जितना समय है उस पीरियड की लग सकती है। तो दोस्तों, ये जब एक साथ 12 महीने या जितना भी समय हुआ है उसकी वसूली एक साथ लगती है, तब दबाव बनता है पति के ऊपर कि वह
मेंटेनेंस कैसे देगा, क्योंकि वहाँ पे दबाव ये बनाया जाता है कि ये इतना एक साथ है, एक साथ ही दिया जाए। और यही दबाव उनका काम करता है जहाँ पे पति के खिलाफ कुछ परिस्थितियाँ बननी शुरू होती है। उसके बाद पति के द्वारा तलाक या अन्य जो भी कार्यवाहियाँ, जैसे बच्चे की कस्टडी हो गया, कुछ भी हो गया, उन सब के ऊपर स्टे लगाने के प्रार्थना पत्र लगाए जाते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि पति को जेल भेजा जाए यदि पैसा नहीं दे रहा है तो। ये जो चाल है ये सिर्फ इस कारण से है क्योंकि महिला की दो मांगें होती है, एक तो पति से पैसा निकलवाना है, दूसरा पति को जेल भिजवाना है, तीसरा मुझे उसे तलाक नहीं देना है या पति को तलाक नहीं मिलना चाहिए। ये 3 प्रकार के कुछ कारक हैं जिनके ऊपर पत्नी का वकील काम करता है। आपको फैमिली कोर्ट में कभी भी कोई भी केस लड़ते हो तो आपको ये 3 चीज़ें बेसिक ध्यान रखना है कि पत्नी मुख्यतः चाहती क्या है। पहला, पैसा चाहती है, दूसरा पति को जेल भेजना चाहती है, और तीसरा किसी भी हालत में पति को तलाक नहीं मिलना चाहिए। ये 3 ही गोल है जो आपको या तो अचीव करने हैं या किसी भी तरीके से इसके अंदर आपको नहीं फंसना है। अब दोस्तों होता क्या है कि पत्नी के वकील द्वारा पति पर दबाव जो बनाया जाता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं। हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि फैमिली कोर्ट आज के समय में सामान्यतः यदि हम देखते हैं तो पत्नी के लिए 5,000 रुपये मासिक का आदेश करता है। यदि आपकी इनकम 10,000 15,000 आपने कुछ बताई है तो 5,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता का आदेश किया जाता है। और बच्चा यदि है तो 2,500 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से आदेश किया जाता है। कई बार हमने ये देखा है कि यदि बच्चा नहीं है तो अकेली पत्नी के लिए 2,500 रुपये तक का गुजारा भत्ता भी आदेश किया जाता है। ये उस कंडीशन में होगा जब पति बहुत ज़्यादा गरीब दिख रहा हो। लेकिन यदि थोड़ा बहुत भी टसन में रहने वाला पति है, उसका ड्रेस कोड अच्छा है, तो 5,000 से कम का गुजारा भत्ता आदेश नहीं होता है। और यदि आप सरकारी कर्मचारी है या वेतनभोगी है, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कोई भी काम करते हो, यदि आपकी पे स्लिप जनरेट होती है तो आप मान के चलिए 5,000 से ऊपर अकेली पत्नी के लिए आदेश हो सकता है। 5,000 प्रति माह के हिसाब से हम हिसाब लगाते हैं तो आपको अपने ऊपर पहला नज़रिया ये रखना है कि आपका सारा ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर होना चाहिए। और आपको इस प्रकार का एक सोच अपने दिमाग में रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म में ये गुजारा भत्ता ज़्यादा नुकसानदायक ना लगे और आप इस पैसे को किस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं कि ये 5,000 आपको हर महीने 2,000 के बराबर बैठे। तो आप ऐसा एक इंतज़ाम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। जब आपको लगे कि मेंटेनेंस के केस होने वाले हैं या हो गए हैं, जैसे नॉर्मल हमको पता चल ही जाता है कि पत्नी अलग रहने लगी है, वह धमकियां देने लगी है या फिर वो कभी भी केस कर सकती है। तो दोस्तों, जिस दिन पत्नी आपको छोड़ के मायके चली गई है और वो वापस नहीं आ रही है और आपको लगता है कि अब या तो ये केस करेगी या ये कभी नहीं आएगी, तब आपको क्या काम करना है वह हम आपको बता रहे हैं। और यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपको जो मेंटेनेंस है वो कम देना पड़ेगा। पत्नी के वकील द्वारा पति पर जो दबाव बनाया जाता है उससे आप कैसे बच सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर मायके में रह रही है, केस करने की धमकी दे रही है, तो आपको पत्नी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक SIP शुरू कर सकते हैं। आप इस स्लाइड को अच्छे से समझना कि मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपये देते हैं और आप ये 3 साल तक के लिए 5,000 रुपये देते हैं, तो आपके 3 साल में 36 महीने के लिए 5,000 प्रति माह के हिसाब से 1,80,000 रुपये होते हैं। लेकिन आपको 3 साल बाद में 3,30,000 रुपये के करीब वापस मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि 1,80,000 का ये दुगुना आपको वापस मिल रहा है यदि आप 5,000 हर महीने के हिसाब से भी SIP करते हैं। तो दोस्तों, ये पैसा आपको पत्नी को एक साथ नहीं देना है, वसूली में देना है और वसूली में आपको धीरे धीरे देना है। अब दोस्तों, यदि मान लीजिए कि 5,000 के हिसाब से हम यही पैसा 5 साल के लिए रखते हैं, यानी 60 महीने के लिए 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से देते हैं, तो हमने जो कुल पैसा दिया है वो 3 लाख है, लेकिन हमको जो वापस मिल रहा है वो 6 लाख है। ये पूरा दुगुना पैसा है। दोस्तों, यदि 1 लाख रुपये एक साथ हम 3 साल के लिए रखते हैं तो 3 साल बाद में हमको ये 2.5 लाख रुपये वापस मिलते हैं। दोस्तों, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन
अभी तक की एक परफॉर्मेंस के हिसाब से यदि आप अच्छा कोई फ़ंड सेलेक्ट करते हैं और SIP में पैसा लगाते हैं तो इस प्रकार से आपको ये वापस मिल सकता है। दोस्तों, हमारा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करें जिससे कि आपको पैसा कम देना पड़े। कि पत्नी जिस दिन मायके बैठकर आपको धमकी देना शुरू करें तो आप ये चुपचाप काम शुरू कर सकते हैं बगैर उसको बताए। और यदि आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको पैसा देना पड़ेगा या आपके ऊपर दबाव बन रहा है तो जिस प्रकार से कोर्ट डिमांड करता है उस हिसाब से आप पैसा देकर अपने केस को खारिज होने से, स्टे होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और जो हमारा ये सजेशन है आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका हम दूसरा पार्ट बताएंगे कि आपको 125 के केस में या मेंटेनेंस के किसी भी मामले में किस प्रकार से निपटना है। इसका दूसरा पार्ट इस वीडियो के बाद में आपके सामने लाया जाएगा। दोस्तों, समय न मिलने की वजह से हम कुछ समय के लिए वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन अब हम आपको कंटिन्यू वीडियो देते रहें।